एंड वेलकम टू शेम गेम्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 अंडररेटेड एनिमे सीरीज ऑफ ऑल टाइम्स के बारे में। दैट मीन्स 90s से लेकर आज तक जितने भी एनिमे सीरीज हैं जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अंडररेटेड लगते हैं, आई एम गोना लिस्ट देम ऑल इन दिस वीडियो। सो अब बकवास करता है बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। तो इस लिस्ट पे नंबर 1 पर है वन ऑफ माई फेवरेट एनिमे सीरीज इनुजुमा 11 विच इज ऑल्सो नोन एज इनुजुमा अर्बन। My favorite characters from this anime are Mark, Alex, Jude and Sean. इसकी IMDb ratings 8.2 है with only 1.6k votes. ये Japanese anime TV series है which is based on Level 5 video game series. Inazuma 11 original series शुरू हुई थी 2008 में और end हुई थी 2011 में with 3 seasons and 127 episodes. इसकी follow-up series भी है जो कि है Inazuma 11 Go, Inazuma 11 Go Chrono Stone and Inazuma 11 Go Galaxy। इस एनिमे का जॉनरा है स्पोर्ट्स, सॉकर, फैंटेसी एंड सुपर पावर्स और इसका प्लॉट कुछ ऐसा है कि रेमंड जूनियर हाई का एक यंग लड़का जिसका नाम एंडो मामोर AKA मार्क इवंस होता है, जो कि एक सॉकर टीम का गोलकीपर एंड कैप्टन होता है और इस टीम में सिर्फ 7 प्लेयर्स होते हैं और इस सॉकर टीम को बंद करने के लिए ऑर्डर दे दिए जाते हैं और अगर वो जापान की बेस्ट टीम तेकी जोकुन से हार जाती है तो इसके बाद मार्क अपनी टीम में जान डालने की कोशिश करता है, सबको मोटिवेट करता है और बाद में उसकी टीम और न्यू मेंबर्स ऐड होते हैं और ये लोग सॉकर खेलते वक्त सुपर पावर्स टाइप टैक्टिक्स यूज करते हैं जो कि स्ट्राइक करते हैं एंड गोल को रेस्ट्रिक्ट करके गोल कर देते हैं। Now, number 2 in this list is Zatch Bell, also known as Konjiki no Gash. ये एक जापानीज मांगा सीरीज है जिसमें 323 चैप्टर्स हैं एंड इसकी एनिमे एडेप्टेशन 2003 में आया था। Zatch Bell में 3 सीरीज हैं और हर सीरीज में 50 एपिसोड्स हैं एंड टोटल 150 एपिसोड्स हैं और इसकी IMDb रेटिंग है 7.4 और इसका जॉनरा है शोनेन, एक्शन, एडवेंचर एंड फैंटेसी और इसकी स्टोरी मॉडर्न डे की है जहां एक यंग 14 इयर्स का लड़का जिसका नाम कियो ताकामिने होता है वो जैच बेल से मिलता है जो कि एक मोमोडो यानी कि डीमन बॉय होता है, जिसके बाद वो दोनों मोमोडो गेम्स में compete करने निकल पड़ते हैं जो कि हर 1000 साल में एक बार होता है टू बिकम द किंग एंड रूल द मोमोडो वर्ल्ड एज अ किंग। हर मोमोडो के पास एक स्पेल बुक होती है जो कि उनके ह्यूमन पार्टनर्स यूज करते हैं क्योंकि सिर्फ ह्यूमंस ही उसको पढ़ सकते हैं और ऐसे ही एक स्पेल बुक जैच के पास भी होती है जो कि कियो यूज करता है अपने एडवेंचर्स के दौरान और जैच एंड कियो बहुत सारे मोमोडोज को बैटल के साथ करते हैं और जिनके बाद ह्यूमन पार्टनर्स भी होते हैं और उन्हें कुछ दोस्त भी मिलते हैं जो जैच की मदद करते हैं किंग बनने के लिए। नाउ आई मस्ट टेल यू दिस सीरीज इज वे टू अंडररेटेड। आई हैव सीन दीज बोथ, यानी कि मैंने जैच बेल और इनुजुमा 11 दोनों अपने बचपन में देखा है एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। नाउ जो हमारा तीसरे नंबर पर आता है वो एक ऐसी एनिमे सीरीज है जो कि मैंने रिसेंटली देखी थी एंड बिलीव मी गाइस, जब मैंने देखी थी आई गॉन टोटली मैड ओवर इट। सो जो तीसरे नंबर पर आता है उस एनिमे का नाम है ताक्त ओपी डेस्टिनी एनिमे सीरीज जो कि 2021 में ही आई है और इसकी IMDb रेटिंग है वोपिंग 7.2 और इसका जॉनरा है म्यूजिक, साई-फाई, एक्शन, एडवेंचर एंड फैंटेसी। एक्चुअली ताक्त ओपी एक मिक्स्ड मीडिया प्रोजेक्ट है क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड जिसे मापा स्टूडियो ने अडेप्ट किया है। अब ये तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि मापा स्टूडियो ने अगर अडेप्ट किया तो एनिमे की क्वालिटी क्या होगी। एनिमे TV सीरीज और इसमें 12 एपिसोड्स हैं। ताक्त ओपी प्लॉट ईयर 2047 यानी कि फ्यूचर वर्ल्ड में सेट किया गया है और इस वर्ल्ड में म्यूजिक को फ्रीली प्ले नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इससे मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट होते हैं और इन मॉन्स्टर्स को D2 कहा जाता है।
मेन प्लॉट से कुछ साल पहले आसमान से एक ब्लैक मिटियोर जमीन पर गिरता है जिसमें ब्लैक नाइट साइडराइट्स मौजूद होते हैं और इस मिटियोराइट की वजह से मॉन्स्टर्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। इन मॉन्स्टर्स को ह्यूमंस के बनाए म्यूजिक से नफरत होती है और जहां म्यूजिक होता है ये वहां पहुंच जाते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। जैसे कि म्यूजिक की वजह से उनकी मौत हो सकती है और इसलिए फाइटर्स म्यूजिशियन का एक ग्रुप होता है जो कि म्यूजिक को एज अ वेपन यूज करते हैं इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए। इसके मेन कैरेक्टर्स हैं टाक एंड डेस्टिनी भी, जो कि D2 मॉन्स्टर्स से फाइट करती है। अब इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी अपनी ओरिजिनल वीडियो में जो कि आने वाली है आई गेस विद इन 2 or 3 वीक्स। नाउ 4th नंबर पर नाम आता है विवी फ्लोराइट आइज सॉन्ग। ये एक मांगा और नोवेल सीरीज है जिसकी एनिमे एडेप्टेशन विट स्टूडियो ने 2021 में ही रिलीज की है। इसकी IMDb रेटिंग वोपिंग 8.3 है और इसका जॉनरा एक्शन, थ्रिलर एंड साइंस फिक्शन से है और इस एनिमे सीरीज में टोटल सिर्फ 13 एपिसोड्स ही हैं। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि ह्यूमंस कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में और वो इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि अगर AI को फंक्शनल बनाना है तो उन्हें एक पर्टिकुलर मिशन देना होगा और ऐसे ही वो एक फीमेल लुकिंग AI बनाते हैं जिसका नाम डीवा होता है, जिसका गोल गाना गाने का होता है और अपने गानों से लोगों को खुश करना होता है। लेकिन फिर डीवा के सामने मात्सुमोतो नाम का एक फ्यूचर के AI से हो जाता है जिसको बताता है कि AI विल इरेडिकेट ह्यूमैनिटी और इसलिए वो चाहते हैं कि डीवा उनका साथ दे ऐसा होने से रोकने के लिए। नाउ 5th नंबर पर नाम आता है नोरागामी का, जो कि है अनदर क्लासिक। ये एक जापानीज मांगा सीरीज है जिसमें 24 वॉल्यूम्स हैं। नोरागामी एनिमे सीरीज को 2014 में शुरू किया गया जिसके 2 सीजन्स हैं। फर्स्ट सीजन में 12 और सेकंड सीजन में 13 एपिसोड्स हैं और इसकी IMDb रेटिंग 8.0 है एंड इसका जॉनरा है एक्शन, सुपरनैचुरल, फैंटेसी एंड कॉमेडी। इसका प्लॉट कुछ इस तरह है कि एक नॉर्मल मिडिल स्कूल गर्ल जिसका नाम हियोरी होता है वो एक स्ट्रेंजर को बस एक्सीडेंट से बचाती है और ऐसे में उसका खुद का एक एक्सीडेंट हो जाता है। वो स्ट्रेंजर जिसका नाम याटो होता है वो एक नेमलेस डाइटी होता है जिसके पास कोई अपना श्राइन नहीं होता। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये जो बंदा है याटो ये एक गॉड होता है जिसके पास अपना कोई मंदिर नहीं होता, ना ही उसके अपने कोई फॉलोअर्स होते हैं। इस इंसिडेंट की वजह से हियोरी की जो सोल होती है उसकी बॉडी से फ्लिप हो जाती है, यानी उसकी बॉडी से बाहर निकल आती है और इसलिए अब उसको पैरेलल वर्ल्ड्स के बारे में भी पता चल जाता है। एक ये वर्ल्ड जहाँ नॉर्मल्स, ह्यूमन और अदर क्रीचर्स रहते हैं और एक जहाँ डीमंस एंड सोल होती है। याटो इस वर्ल्ड में अपना खुद का नाम बनाना चाहता है और इसलिए वो 5 येन के बदले लोगों की विश मानता है और ऐसे ही वो हियोरी की भी विश मान लेता है जो कि होती है उसकी बॉडी को फिक्स करने की। इसमें एक ट्रायो बन जाता है याटो, हियोरी और युकिने का, जो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में बहुत सारे एडवेंचर्स करते हैं। नाउ नंबर 6 पर नाम आता है ड्रिफ्टर्स का। ये एक जापानीज मांगा सीरीज है जिसमें 6 वॉल्यूम्स हैं और इसका एनिमे सीरीज 2016 में रिलीज किया गया जिसमें 12 एपिसोड और 3 OVA है। इसकी IMDb रेटिंग 7.7 है और इसका जॉनरा है इसेकाई, एक्शन, एडवेंचर एंड डार्क फैंटेसी। इस एनिमे का प्लॉट कुछ इस तरह है कि एक मजिशियंस का ग्रुप बहुत सारे हिस्टोरिक फाइटर्स को उस वर्ल्ड के क्रीचर्स से फाइट करने के लिए समन कर लेते हैं। इसका मेन प्रोटैगनिस्ट शिमाजू बिल्कुल ही फियरलेस होता है और ड्रिफ्टर्स नाम के वॉरियर्स के ग्रुप का लीडर होता है। इस वर्ल्ड में ह्यूमन वॉरियर्स का दूसरा ग्रुप भी होता है जिसको एंड्स कहते हैं। दूसरे क्रीचर्स के अलावा ड्रिफ्टर्स एंड एंड्स के बीच भी एक वॉर छिड़ी हुई है क्योंकि एंड्स ग्रुप के वॉरियर्स को इस वर्ल्ड को टेक ओवर करना है और ड्रिफ्टर्स को ख़त्म करना है और इसके लिए एंड्स ग्रुप दूसरे क्रीचर्स को भी ग्रुप में इंक्लूड कर लेते हैं। शुरू में तो एंड्स ग्रुप वाले सिर्फ नॉर्थ के कॉन्टिनेंट्स पर ही रूल करते हैं पर अब उन्हें साउथ पर भी रूल करना होता है। नाउ
नंबर 7 पर नाम आता है डिजास्ट्रस लाइफ ऑफ साइकी के, एक जापानीज मांगा सीरीज का जिसमें 26 वॉल्यूम्स हैं और इसकी एनिमे सीरीज 2016 से एयर किया गया है जिसमें कि 4 सीजन्स हैं और इसकी IMDb रेटिंग्स है वूपिंग 8.4 डूड और इसका जॉनरा है शोनेन, फैंटेसी, सुपरनैचुरल एंड कॉमेडी. The plot of this anime is that Saiki Kosu, the main character, is a high school student who was born with a powerful psychic and teleportation ability, who hates attracting attention. लेकिन फिर भी वो लोगों से घिरा ही रहता है हमेशा, just like me I guess. So साइकी एक इंट्रोवर्ट होता है और वो अपनी नॉर्मल एवरीडे लाइफ में अपनी स्पेशल पावर्स को लोगों से छुपा कर रखता है. वो अपनी पावर्स दूसरों से इसलिए छुपा कर रखता है क्योंकि वो एक नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ जीना चाहता है, लेकिन उसके स्ट्रेंज क्लासमेट्स प्रॉब्लमैटिक होते हैं. और इस एनिमे में ऐसी कोई खास स्टोरी लाइन तो नहीं है और MC भी थोड़ा बोरिंग सा ही है, बट उसके आसपास के लोग चीयरफुल एंड एनर्जेटिक होते हैं एंड दैट्स व्हाई it makes worth the watch. Also, it resembles me. I'm boring. That's why it's good for me. So, yeah. Now, here comes number 8. Vanitas no Karte, which is also known as the case study of Vanitas. ये भी एक जापानीज मांगा सीरीज है जिसमें 9 वॉल्यूम्स हैं और 2021 में इसका एनिमे सीरीज फर्स्ट सीजन आया एंड रिसेंटली सीजन 1 का पार्ट 2 रिलीज हुआ है. इसकी IMDb रेटिंग है 7.8 और इसका जॉनरा है हॉरर, मिस्ट्री, साई-फाई एंड डार्क फैंटेसी. एंड द प्लॉट ऑफ दिस एनिमे इज दैट द मेन कैरेक्टर जिसका नाम वेनिटास होता है वो एक ह्यूमन होता है पर वो खुद को वैम्पायर्स का डॉक्टर बताता है. उसके पास एक मैजिकल बुक होती है जिसकी हेल्प से वो वैम्पायर्स का ब्लड लस्ट क्योर कर सकता है. एक दिन वो ट्रैवल करते हुए नोए से मिलता है जो कि एक वैम्पायर होता है और इस एनिमे का एक और मेन कैरेक्टर जो कि बुक ऑफ वेनिटास ढूंढने निकलता है और फिर वो दोनों हाथ मिला लेते हैं वैम्पायर्स को हील करने के लिए. पर इन सब के बीच एक खतरा होता है चार्लटन नाम का, जो कि एक ग्रुप का जो वैम्पायर्स को ठीक नहीं होने देना चाहता था. Now at number 9 नाम आता है द मिलियनेयर डिटेक्टिव बैलेंस अनलिमिटेड का. ये एनिमे सीरीज नोवेल से इंस्पायर्ड है जिसमें 11 एपिसोड्स हैं जिन्हें ईयर 2020 में रिलीज किया गया था. इसकी IMDb रेटिंग है 7.4 और इसका जॉनरा है क्राइम, ड्रामा एंड मिस्ट्री. एंड द प्लॉट ऑफ दिस एनिमे इज दैट डाइसुके काम्बे जो कि एनिमे का मेन कैरेक्टर है वो एक डिटेक्टिव होता है और बहुत रिच भी होता है जिसको क्राइम प्रिवेंशन हेडक्वार्टर्स में असाइन किया जाता है. वहाँ दाइसुके एक मिडिल क्लास पर्सन से मिलता है जिसका नाम है हारू काटो, जो उन दोनों की टीम बन जाती है. टोक्यो के केसेस साथ में मिलकर वो लोग सॉल्व करने लगते हैं और अब दोनों को साथ मिलकर कॉप अप करना होता है ताकि वो लोग मुश्किल से मुश्किल केसेस और मिस्ट्रीज को भी एक साथ मिलकर सॉल्व कर सकें. So now that we have reached near the end, तो नंबर 10 पर नाम आता है ब्लैक बटलर, जो कि एक जापानीज मांगा सीरीज है जिसमें 31 वॉल्यूम्स हैं और इसका एनिमे सीरीज 2008 में रिलीज किया गया था जिसके 3 सीजन्स हैं विद टोटल 43 एपिसोड्स. इसकी IMDb रेटिंग है 7.8 और इसका जॉनरा है शोनेन, हॉरर, थ्रिलर, डार्क फैंटेसी एंड कॉमेडी. और इसका प्लॉट विक्टोरियन एरा में सेट किया गया है जिसमें सील फैंटम हाइव नाम के एक 12 साल का लड़का होता है. सील के पेरेंट्स और डॉग को उनके ही घर में घुस के कुछ लोग मार डालते हैं और सील को किडनैप करके डीमन वर्शिपिंग कल्ट को भेज देते हैं. एक सैक्रिफिशियल सेरेमनी के दौरान एक डीमन को समन किया जाता है पर वो डीमन कहता है कि उसको सील ने समन किया है इसलिए वो सिर्फ उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसके बाद वो डीमन कल्ट वालों को मार देता है. अब वो डीमन एक बटलर का फॉर्म ले लेता है और अपने यंग मास्टर के बुलाने पर ही उसको आना होता है. तो इसी के साथ ये वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म. आई होप आप लोगों को ये वीडियो और हमारे 10 अंडररेटेड एनिमे रिकमेंडेशंस पसंद आए होंगे. अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो एंड कमेंट भी कर देना यार. साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो. अगर आप चैनल पर न्यू हो तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन. एंड अब हम मिलेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय.